हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेवल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 12 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर आपके 13 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। दूसरे दिन सुबह ही स्कूल की बस रावी और वीरा को लेने आ चुकी थी। आहना पिछली रात धैर्य के साथ ही रुकी थी। जब वीरा और रावी जा रहे थे तो आहना ने बस वाले से पूछा कि ये बस पूरी खाली क्यों है, तो बस वाले ने बताया कि बाकी बच्चों को लेने के लिए ही जा रही है। उस बस के ड्राइवर के बगल में शिव बैठा हुआ था। बस के जाने के बाद घर या थोड़ी उदास हो गई थी। जाने के बाद घर या थोड़ी उदास हो गई थी। आनंद ने उसे कंधे पे धैर्य थोड़ी उदास हो गई थी। आनंद ने उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, जब उनके जाने में इतना बुरा लगता है तो उन्हें भेजती क्यों हो। बहन ने एक दुखी मुस्कान के साथ कहा, हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया था, पर हम अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही ना हो। उधर बस एयरपोर्ट के पास जाके रुकी। रावी और वीरा के चेहरे में मास्क लगाया हुआ था और वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी। शिव उनके पीछे पीछे था। चेकिंग के बाद वो लोग अंदर जाके प्राइवेट प्लेन में बैठ गए। वो काफ़ी लग्जरियस था। वीरा के हाथ में एक लैपटॉप था जिसमें वो कुछ काम कर रही थी, और रावी के एक हाथ में फाइल रावी चॉकलेट खाते हुए इस फाइल को पढ़ रही थी। वीरा ने घूरते हुए कहा, एक भी पेज पे दाग नहीं रहना चाहिए। रावी मुझे तो कहीं लगी नहीं लगाऊंगी। शिव के सामने बैठा था, अपने सामने बैठी लड़कियों को देख रहा था। जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद 4 गाड़ियां उनके सामने आके खड़ी थीं। वीरा और रावी उनमें से एक कार में बैठ गई। वह गाड़ियां जयपुर की सड़कों पर दौड़ने लगीं। रावी पूरा टाइम खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग एस आर कॉरपोरेशन की बिल्डिंग अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़े थे। वहाँ की एक प्राइवेट लिफ्ट में वो लोग टॉप फ्लोर पे गए। सामने वाले कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए थे जो काफ़ी इन इम्प्रेशन लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, आपको क्या लगता है आज हम उन दोनों से मिल पाएंगे। उसके बगल वाले आदमी ने कहा, पता नहीं शाही साहब, हमने 3 साल पहले ऐसे ही कह रहे थे कि हमें आज तक उन दोनों से मिलने का मौका नहीं मिला। राजन शाही सामने ही की ही कुर्सी पर बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर शिव ने कहा, सर मैम आ गई हैं। राजन शाही ने फ़ोन कट किया और सबको देख के कहा, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी किसी ने कहा, क्या वो दोनों नहीं आई हैं। राजन शाही ने मुस्कुरा के उस इंसान को देखा और कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमें ज्वाइन करेंगी। वो आदमी निराश हो गया। थोड़ी देर बाद सामने की स्क्रीन पर 2 चेयर दिख रही थी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। सबकी कुछ ना कुछ शिकायतें थी। रावी और वीरा सबकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रावी ने कुछ फाइल शिव के हाथों में उस रूम में भेजी। सबको सबको उसकी एक कॉपी दी गई। फिर सब उसे पढ़ने लगे। तभी रावी की आवाज़ आई, इसमें आपके एनुअल प्रॉफिट के बारे में दिया गया है। हमें बता सकते हैं आपको पिछली बार से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। हमारी कंपनी आपको हर तरह से सेटिस्फाई कर रही है और आप क्या चाहते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब ये बेबुनियाद है। सब अपने आपने सामने रखे डॉक्यूमेंट को देख रहे थे और कोई भी ये निकाल नहीं सकता था कि 3 साल में उनका प्रॉफिट पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा रहा है। सबके मुंह रावी की बातें सुनकर बंद हो चुके थे। तब वीरा ने कहा, जो हम जो हम फेवर जो हमारे फेवर में ना हो उसे अभी बोर्ड मेंबर से निकाल दिया जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर सब ठंडे पड़ गए, क्योंकि सब जानते थे जिसकी ये दूसरी आवाज़ जिसकी है वो बहुत क्रूर है। कोई भी फैसला लेने से पहले वो 2 बार नहीं सोचती। और वीरा ने इस समय एक वॉइस चेंज मशीन में पहनी हुई थी जिससे उनकी आवाज़ 20 साल लड़की तरह लग रही थी, पर फिर भी वो वीरा की आवाज़ की कठोरता उस वॉइस डिवाइस में छुप नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। अब राजन शाही वीरा और रावी के साथ अपने केबिन में सोफे बैठे थे। रावी और वीरा इस साल की बैलेंस शीट को देख रहे थे और वो भी इससे काफ़ी सेटिस्फाई लग रही थी। पर वीरा के चेहरे पे कुछ परेशानी थी। उसने राजन शाही को देखते हुए कहा कि पिछली बार हमारे हाथों से 2 प्रो जा चुके हैं। राजन शाही ने थोड़ा झिझकते हुए कहने लगे, हाँ ऐसा हुआ तो है। वीरा ने गुस्से में वो फाइल नीचे रखी और कहा, मेरी तरफ से सारे एम्प्लॉय को एक नोटिस भेजो जो कि अपना काम सिंसियरली नहीं कर रहेंगे। इस कंपनी से निकलने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। शिव उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने वीरा का यह ऑर्डर सुना वो चला गया। शिव सिर्फ वीरा और रावी का ऑर्डर सुनता था।
वह उसका पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड था। जब उसे इन दोनों बच्चियों को काम दिया गया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था, पर जैसे-जैसे समय बीतता गया वो उनकी इंटेलिजेंट का दीवाना हो गया था। वो चाहता था कि उसके बच्चे भी ऐसे ही हों। फिर वो राजन शाही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ काम है। राजन शाही ने अपनी पीठ सीधी कर ली सीधी कर ली। उसे वीरा से काफ़ी डर लगता था। तभी राजन शाही के पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेते कहने लगी, ग्रैंडपा, आपको दी ने इतना नहीं डराया चाहिए। वीरा ने घूर कर रावी को देखा और फिर राजन शाही से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जिस कंपनी में काम करती हैं, आप उनका ट्रांसफ़र उस कंपनी में की दूसरी ब्रांच में देहरादून में है, उधर करवाएँ। राजन शाही कन्फ्यूज़न में वीरा को देखने लगे तो वीरा ने आगे कहा, मेरी मम्मी का हार्ट में प्रॉब्लम है। उनका इलाज देहरादून में ही हो सकता है क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है और जो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर सकता है वह भी वहीं है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये काम करें। राजन शाही ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। वीरा ने जब वो डिटेल्स देखी थी तब उसे पता चला था कि जिस परिवार के लिए वो डॉक्टर काम करता है वो देहरादून का एक नाम का परिवार है। अगर उससे अपनी माँ के इलाज करने के लिए उसे मनाना है तो उसे देहरादून जाना ही होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 14 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 13 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 14 ऐड करता हूँ, देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14। दूसरे दिन जब रावी और वीरा घर आए तो उन्होंने वहीं अपने घर की ही नॉर्मल एक्टिविटीज़ की। अगले दिन धैर्य अपने ऑफिस गई तो जहाँ सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। वो काफ़ी कंफ्यूज थी। तभी उसके बॉस ने उसके अपने केबिन में बुलाया और हाथ मिलाते हुए कहने लगे, मिस धैर्य, आपको परमिशन हुआ है। ये सुनकर धैर्य शॉक और खुश दोनों साथ में हो गई थी। उसने अपने बॉस को थैंक यू कहा और ट्रांसफ़र लेटर ले लिया। जब उसने ट्रांसफ़र के लेटर खोल कर देखा उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने अपने बॉस की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ सर, और कहा, हाँ, हमें नहीं जाना है। आप ये वापस ले लीजिए। वो बॉस उसे कन्फ्यूज़न को देख रहा था। उन्होंने कहा, धैर्य, क्या कोई परेशानी है? धैर्य को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। बॉस ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हेड ऑफ़िस से ऑर्डर आए हैं और तुम्हें जाना होगा। धैर्य थोड़ी उदास होकर वहाँ से चली गई। जब वो घर पहुँची तो उसने देखा कि रावी और वीरा स्कूल से जा चुके थे और सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। जैसे ही धैर्य की नज़र उन दोनों पे पड़ी उनकी आंखें नम हो गईं। उसने मन में कहा, क्यों वो हर जगह हमें वापस बुला रही है। फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपने कमरे में चले गए। रावी की नज़र पूरे समय धैर्य पे थी। जब वो घर आई थी उसने वीरा से कहा, क्या दी, मम्मी किसी परेशानी में है? उनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों था? रावी ने भी धैर्य के कमरे की तरफ देखा और कहा, शायद मम्मी यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। दूसरे दिन धैर्य आना और गायत्री के साथ बैठी थी। काफ़ी परेशान दिख रही थी वह। गायत्री जी ने उसके हाथ पे हाथ धरकर कहा, तुम कब तक इससे भागती रहोगी? समय आ गया है कि तुम सामना करो। तुम्हें अपनी बच्चियों को पालना है और यह तुम्हारे लिए एक मौका है उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने का। वहाँ तुम एक अच्छे पोस्ट की जा रही हो। आना ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ धैर्य, मासी सही कह रही हैं, तुम्हें ये मान लेना चाहिए। काफ़ी मुश्किलों से धैर्य उनकी बात मान गई। अगले दिन धैर्य को घर को ताला लगाया और थोड़ी दूर खड़े होकर देखने लगी। उसने मन में कहा, हमारी ज़िंदगी सबसे पहली कीमती 3 साल यहाँ बताए थे, पर हमें यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे या लौट पाएंगे। अभी नहीं, कभी नहीं। ये कहते उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी उसको अपने दोनों हाथों कुछ गर्म महसूस हुए। उसने देखा कि रावी और वीरा दोनों ने अपने एक हाथ में धैर्य का हाथ पकड़ रखा था और मुस्कुराते उसे देख रही थी। धैर्य ने उन दोनों को अपने साथ लिया और टैक्सी में बैठ के चलने लगी। उसने अपना सारा सामान टैक्सी में रखवा दिया था। गायत्री और आना धैर्य को गले लगाकर कहने लगी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। इस समय तीनों की आंखें नम नम थी। रावी भी रो रही थी। उसने गायत्री जी से कहा, बड़ी नानी, अब दी को बॉक्सिंग और मुझे योगा कौन सिखाएगा? गायत्री जी ने उन दोनों बच्चियों को देखा जिन्होंने उन्हें नानी कह के बुलाया था और जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से पाला था। वो तीनों टैक्सी में बैठ के चली गईं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे धैर्य की ट्रेन से उतरी और अपना सामान खींचते हुए स्टेशन बाहर जाने लगी। ये वो जगह थी जहाँ से उसकी सबसे बुरी यादें जुड़ी थीं। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, मम्मी हमारे लिए रुको। धैर्य ने पीछे देखा। रावी अपनी आंखें मसलते हुए दौड़ के आ रही थी और वीरा शांति चल रही थी। धैर्य को ध्यान आया कि वो तो अपनी बेटियों को भूल ही गई थी। उसे न जाने क्या हुआ, उसने वो सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ के उन दोनों के पास जाके उनके कस के गले लगा लिया, जैसे वो दोनों कहीं गायब हो जाएंगी। रावी और वीरा सडन रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी और वो दोनों चौंक गई थी। पर तभी उन्हें महसूस किया कि या कंधे पे कि
धैर्य के कंधे काँप रहे थे। उन दोनों ने कस के गले लगा लिया और धीरे से सहने लगी। थोड़ी देर बाद जब धैर्य नॉर्मल हो गई तो अपने आंसू छुपाते हुए कहने लगी, हमें माफ़ करना, आपको हम भूले नहीं थे। भले ही वो कितना ही छुपा रही थी, पर वीरा ने अपनी माँ की आंखों में एक डर और दुख देख लिया था और अब वो किसी भी तरह इसका कारण नहीं जानती थी। उन लोगों ने स्टेशन के बाहर आकर एक टैक्सी ली और उस जगह चले गए जहाँ उन्हें अपने घर किराए पे लेने की बात करके रखी थी। ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं थी, पर काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी थी। उन्हें ब्रोकर का फ़ोन किया और वो उन्हें फ्लैट की चाबी देके चला गया। अभी 6 बज रहे थे, इसलिए धैर्य रावी और वीरा को सुलाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसके कान में उसके नींद आ गई। उसके आने के बाद रावी और वीरा ने अपनी आँख खोली और रावी ने वीरा से कहा, क्या मम्मा के साथ कुछ गलत है? इतनी डरी हुई क्यों थी? वीरा जो धैर्य के सर पे हाथ फेर रही थी, उसने कहा, पता नहीं, और कुछ तो है, चलो मम्मा सो गई हैं, हम बाकी काम देख लेते हैं। वो घर जाके देखने लगी। घर अंदर से भी साफ सुथरा था। उन्होंने किचन में देखा, वहाँ ज़्यादा सामान नहीं था। अपने शूज़ पहन के वो दोनों बाहर चले गए। नीचे थोड़ी दूरी पे किसी की शॉप थी। उन्होंने सब शॉप से घर की सारी ज़रूरत का सामान ले लिया और खाने पीने का भी, और वहाँ से कुछ लोगों के से उन्हें अपने घर के लाने के लिए कह दिया था। सब कुछ सेट करने के बाद वो दोनों धैर्य के पास जाके सो गईं। राजवंश हवेली। वायु अपने कमरे में सो रहा था। उसके सपने में वो 3 थीं। पर इस बार वो लोग दूर नहीं जा रही थी, बल्कि वायु के पास आ रही थी। उन तीनों लड़कियों की आंखें दिख रही थी, जिनमें से उन दोनों की छोटी-छोटी बच्ची की आंखें बिल्कुल उसी की तरह नीली थीं। वह उस सफ़ेद धुएँ से सामने जा रहे थे। पर फिर वो रुक गए। वायु ने बेचैनी से अपना कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने आगे कदम पैर रखा, वो गहरी खाई में गिरने लगा और उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि वो बेड पे फिर से गिर गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 14 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।